नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एप्स्टीन फाइल, कोई इसका नाम अब भूल नहीं सकता शिव जी। सिर्फ भारत में ही नहीं, इस दुनिया में कोई इसका नाम नहीं भूल सकता। और बीच में एक फाइल आ गई थी राजस्थान की राजनीति से, उदयपुर फाइल्स। इसी तरह की एक फाइल्स की चर्चा आज उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से की जा रही है, गुलाबी फाइल्स। इस गुलाबी फाइल्स की चर्चा भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपसी बातचीत में कर रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं, एक ही दिन में बड़ी बड़ी मीटिंग उत्तर प्रदेश के नए नवेले, अब तो नए नवेले नहीं कहेंगे, थोड़े से पुराने हो गए हैं शिव जी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज दिन में वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं। बीजेपी के कार्यालय से निकलते ही सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। और थोड़ी देर पहले वो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आती है कि अमित शाह ने अपने एक बड़े दूत को लखनऊ जाने का आदेश दे दिया है। तो क्या है ये गुलाबी फाइल, और क्यों आनंद फानन में प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर मुलाकात करनी पड़ी, और आखिर क्यों अमित शाह को अपने दूत को लखनऊ दौड़ाना पड़ा, वो भी तब जब अमित शाह के वो दूत किसी और मिशन पर लगे हुए थे। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ा नेता जो किसी और मिशन पर लगा हुआ है, उसको आनंद फानन में अमित शाह ने लखनऊ जाने का आदेश दे दिया है। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, और हमेशा एक तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करते हुए नजर आएंगे। जी शिव जी। उत्तर प्रदेश की सियासत बड़े अजीबोगरीब मोड़ पर पहुंची। कितने मोड़ ले रही है। उत्तर प्रदेश में एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर एक विधायक हैं, उनका नाम हमेशा चर्चा में आता है। 2012 में उन्हें लगा सपा आएगी, तो 2012 से पहले वो सपा में आ चुके थे और सपा से विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए। 2017 आते आते उन्हें पता लगी भाजपा का राज है, लेकिन उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी और धीरे धीरे वो सपा नहीं छोड़ी, भाजपा का समर्थन करने लगे और सपा का विरोध करने लगे। इस बार भी वो यही कर रहे हैं। आज उन्होंने एक लंबा पत्र लिख दिया है, कहा कि ब्राह्मणों का अपमान क्यों, भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों का अपमान क्यों उत्तर प्रदेश में। भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश के दर्शक ये समझें सबसे पहले तो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी। तो अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे तो 2026 आ गई और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। 2024 से ये चल रहा है कि योगी अब गए कि तब गए, अब गए कि तब गए, और हट भी नहीं पाए। दिल्ली में एक बड़ी गंभीर चर्चा है, कितनी सच है, कितने सूत्रों पर आधारित है, कितनी इस बात में दम है कि जिस दिन होगा उस दिन गुजरात जैसा खेल होगा और एकाएक कोई नया भूपेंद्र सिंह बनेगा जो पूरे मंत्रिमंडल को लेकर आएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी दम है। हर बार एक दूत आता है। इससे पहले भी संतोष जी आपको याद दिलाते हैं, एक दिन बीएल संतोष साहब आए, फिर दत्तात्रेय होसबोले जी आए, फिर बीच में जेपी नड्डा जी आए, फिर बीच में एक दिन अमित शाह जी भी आए, उन्होंने भी संगठन की बैठक ली। फिर उसके बाद फिर एक बार राधा मोहन जी भेजे गए। बदल बदल के लोग भेजे गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति नहीं बन पाई। और जब हटाने और मंत्रिमंडल विस्तार की नौबत आई तो योगी जी ने एक नया पैंतरा बदला। कुंभ के बाद जब पूरे दबाव में आ गए तो संभल आ गया, बहराइच आ गया, जब अभी थोड़ी ताकत बढ़ी तो बरेली आ गया, अब फिर ताकत बढ़ रही है। तब तक बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, इसी मामले में टलता चला आ रहा है। ये कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार फिर जो संतोष जी बता रहे हैं वो बड़ी खबर है कि एक दूत भेजा गया है कि जाइए मामला सुलझाइए, वरना फिर आर पार करेंगे। और ताज्जुब इस बात का है, पहले चरण को 23 तारीख को बंगाल में वोट पड़ेंगे।
आज तारीख 11 हो गई, अब तक कोई योगी आदित्यनाथ की मीटिंग नहीं लगी है। असम का चुनाव हो गया, सिर्फ एक दिन के लिए गए असम में, असम भी नहीं जाने दिया गया। तमिलनाडु नहीं, केरला नहीं, पंडुचेरी नहीं। तब जब बताया जाता है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। एक बात और, अभी मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया है, वो हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट रखना बहुत जरूरी होता है शिव जी। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट bjp.org, उसमें स्टेट प्रभारी वाले कॉलम में चले जाइए। हर स्टेट का आपको प्रभारी दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश का कॉलम खाली है, ना कोई इंचार्ज है, ना कोई इंचार्ज है। पहले राधा मोहन सिंह थे, पता नहीं कब हटे, कैसे हटे। लोकसभा चुनाव के समय पांडा साहब आए, वो खुद चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद कौन बना, कब बना, पता नहीं। और अभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी की सूची, लिस्ट खाली है। अब मैं आता हूं आपके उस सवाल पे शिव जी, जो आपने कहा 2024 से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बार बार दिल्ली दरबार से मंत्रिमंडल की लिस्ट भेजी जा रही है। योगी आदित्यनाथ खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालत ये हो गई कि तमाम निगम, बोर्ड, नामित पार्षद, ये सब कुछ मामला लटका हुआ था। संगठन को लेकर जब आदित्यनाथ की बात नहीं मानी गई, पंकज चौधरी को बना दिया गया, तो उसके बाद और चीजें जो है वो उलझती हुई नजर आई। और हालत ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ को मनाने के लिए, जो आपने जिक्र किया, जेपी नड्डा को जाना पड़ा, बीएल संतोष को जाना पड़ा, बीच में मोहन भागवत तक चले गए, जिन्होंने उन्हें बता दिया कि भैया आपको ये मिल जाएगा जो आप चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। लेकिन उसमें भी कई तरह के किंतु परंतु हो गए। और अब फिर जब भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, योगी ने खारिज कर दिया, उस लिस्ट को खारिज कर दिया है। अच्छा, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपसे। थोड़ी देर पहले मेरी एक यूपी के विधायक से बात हो रही थी, बड़े नेता हैं। 2024 में उनको कहा गया था दिल्ली की तरफ से कि मंत्री बनने के लिए तैयार रहिए। वो कह रहे हैं कि भैया अब अगर मंत्री बनाओगे भी तो मैं तो कायदे से 6 ही महीने मंत्री रहूंगा। अच्छा, मंत्री अगर मैं बन गया तो अगली बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि 6 महीने में मंत्री बन के मैं क्या काम कर लूंगा। और जिसके काम नहीं होंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो अब इस तरह की दिक्कतें पैदा हो गई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष यानी पंकज चौधरी को बुलाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बैठक होती है, तमाम एक तरह से खाका तैयार होता है, क्योंकि संगठन भी नहीं बन पाया है शिव जी। अभी यूपी बीजेपी का संगठन भी नहीं बन पाया है, तो संगठन भी बनना है और मंत्रिमंडल भी बनना है। योगी आदित्यनाथ की अपनी जिद है, वो अपने करीबियों को शामिल करना चाहते हैं। और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर उनकी क्या राय है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बीच में केशव प्रसाद मौर्य थोड़े से उनके साथ निकट लगते हुए नजर आए। संगठन में वो चाहते हैं कि ठीक है, दिल्ली दरबार ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, लेकिन अब संगठन मेरी मर्जी से बनेगा। तो आज दोपहर में नितिन नवीन से मुलाकात करके पंकज चौधरी निकले। नितिन नवीन ने उनको पूरी लिस्ट थमा दी कि भैया ये रही लिस्ट, इस लिस्ट पर आगे चलकर आपको काम करना है। अब वहां से तो वो निकले, वहां से जो वीडियो आया उसमें तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचते हैं, प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल के साथ योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, उनके हाथ में एक मोटी सी, शिवजी, एक मोटी सी गुलाबी फाइल होती है, जिसे लेकर वो योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं। और वो गुलाबी फाइल, जो कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सहमति बनी नहीं, दोनों ही अपनी तरफ अड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं चुनाव प्रचार, पश्चिम बंगाल जैसा चुनाव प्रचार, जहां योगी आदित्यनाथ की छवि का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिस दिन से मोहन भागवत लखनऊ आकर उनको भावी प्रधानमंत्री बनने का, बनाने का आश्वासन दे चुके हैं, गुजराती लॉबी उन्हें किनारे करती हुई नजर आ रही है। जी, इसमें एक सबसे बड़ा संकट यह हुआ कि भाजपा ने बड़े आराम से एक तर्कस से तीर चल दिया। जब अपनी प्रचारकों की सूची जारी की तो उसमें 10वें नंबर पर उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा को कर दिया और 11वें नंबर पर रख दिया ले जाके योगी आदित्यनाथ को। निश्चित रूप से नाराज हो गए होंगे। भावी प्रधानमंत्री को एक छोटे से राज्य के चीफ मिनिस्टर के नीचे कर दिया। नहीं 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 शिव जी, नहीं 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 नहीं, वो जो ऊपर गए हैं वो अमित शाह के लिए भावी प्रधानमंत्री हैं। आप इस बात को समझिए, इसलिए उनको इतना ज्यादा किया जा रहा है। और इस बार असम का चुनाव जीतने के लिए अमित शाह जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ को रोकना देवेंद्र फडणवीस के बस की नहीं है। योगी आदित्यनाथ को तो हिमंता बिस्व शर्मा ही रोक सकते हैं, जो बिल्कुल उसी अंदाज में फाइटिंग करने के लिए माहिर है।
तो यहां पर आधे घंटे की बैठक हुई और आधे घंटे की बैठक में भी कोई समझौता हुआ नहीं, बातचीत बनी नहीं। अब उस गुलाबी फाइल में क्या है ये भी रहस्य की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि खबर आई कि भैया अमित शाह अपने दूत को लखनऊ भेज रहे हैं। पता है कौन दूत है? महाराष्ट्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, अमित शाह के लाडले हैं और बिहार भाजपा के प्रभारी है। उनको मिशन बिहार पे लगाया गया है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से मना के उनसे इस्तीफा दिलवाओ और उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार करो, क्योंकि निशांत कुमार ने कह दिया कि भैया जो मेरे पिताजी कह रहे हैं मोदी अंकल को और शाह अंकल को, तो उनकी बात माननी चाहिए। पिताजी कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दो तो दे देना चाहिए। पिताजी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय का पद दे दो, गृह मंत्रालय दे दो तो दे देना चाहिए। पिताजी कह रहे हैं कि जो जो मंत्रालय बीजेपी के पास था वो जेडीयू के नेता को दे दो तो दे देना चाहिए। अब पिताजी की बात मोदी अंकल और शाह अंकल मानेंगे नहीं तो मैं सरकार में कैसे शामिल होगा? तो वो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा वो नहीं मानेंगे तो मैं कैसे शामिल होगा। ये अपने आप में फंसा हुआ है। अब विनोद तावड़े को मिशन बिहार पे लगा रखा है क्योंकि बिहार बहुत जरूरी है, लेकिन इसी बीच उनको पटना छोड़कर लखनऊ जाने को कहा गया है। लखनऊ जाकर वो क्या करेंगे? लखनऊ जाकर वो योगी आदित्यनाथ के साथ उस गुलाबी फाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिस गुलाबी फाइल में बहुत कुछ है। अब उस डिस्कशन के बाद क्या निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन सच्चाई आपने बिल्कुल सही कही। बंगाल विधानसभा चुनाव इतनी गर्मी पे पहुंच गया है, योगी आदित्यनाथ गायब है और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर छपवाई जा रही है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ तब जाएंगे जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अपने पीक पर पहुंच जाएगा, ताकि जो वो भाषण दे तो जब जनता वोट करने जाए तो योगी आदित्यनाथ का भाषण उनके दिमाग में चलता रहे। आज के दौर में आपको लगता है कि किसी नेता का भाषण 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा किसी के दिमाग में चलता है? फिर मोदी और शाह क्या कर रहे हैं ये वहां? हालांकि फिर तो मोदी उनको लेकर तो एक टीएमसी के सांसद ने बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। अभी जब आप 2-3 दिन बाहर थे तो टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद झा ने ये कहा कि हमारा गृह मंत्री क्या घुइयां छील रहा है, हमारा गृह मंत्री क्या अंडे दे रहा है, हमारा गृह मंत्री क्या तड़ी पार होते हुए क्या कर रहा है, घुसपैठिए नहीं रोक पा रहा है। 2 मिनट के वीडियो ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। आज भी तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है। इतने अपशब्दों के बाद भी ट्विटर ने डिलीट नहीं किया। जब इतने अपशब्द लग रहे हो तो फिर ये जाके वहां क्या कर रहे हैं? कीर्ति आजाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1983 का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी क्रिकेट वाला, उस टीम के वो हिस्से थे। उनके पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री। और आज जितने बड़े दिग्गज नेता है ना शिव जी, वो तो गिरिराज सिंह को तो सदन के अंदर लताड़ दिया था उन्होंने कि मेरे यहाँ आते थे। जितने बड़े बिहार से आज दिग्गज नेता है जो उस दौर में राजनीति जिन्होंने शुरू की, उन सब पर कीर्ति झा आजाद का एहसान है, इसलिए उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हुआ करते थे। एक जमाने में जब अरुण जेटली से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, अरुण जेटली से 2 ही लोगों की बहस हुई थी शिव जी, बाकी मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। एक वरुण गांधी, और वरुण गांधी भी पीछे हो गए, कभी खुलकर उन्होंने जेटली के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। लेकिन बीजेपी में रहते हुए अरुण जेटली के खिलाफ अगर किसी ने बोलने की हिम्मत दिखाई तो वो कीर्ति आजाद थे। हालांकि इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी, इसलिए आज वो तृणमूल कांग्रेस में है, लेकिन वहां से लोकसभा चुनाव जीतकर वो लोकसभा के सांसद है। तो कीर्ति झा आजाद का जवाब देने की हिम्मत भाजपाइयों में नहीं है। आप मान लीजिए जो वो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। हाँ, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले भी कई बार मुलाकात होती थी तो इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता था कि शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा शब्दों के इस्तेमाल में बच जाते तो शायद आज भाजपा में ही होते। लेकिन ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में अब देखिए क्या होगा। विनोद तावड़े जाकर करेंगे क्या? जो काम जेपी नड्डा नहीं कर पाए, जो काम बीएल संतोष नहीं कर पाए, जो काम राधा मोहन सिंह नहीं कर पाए, जो काम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नहीं कर पाए, वो विनोद तावड़े जाकर क्या कर पाएंगे? क्या तमाम निगम बोर्डों में कई जगह तो मनोनीत पार्षद हो गए हैं, लेकिन क्या उन जगह पे तैनाती कर पाएंगे? क्या संगठन के नामों पर सहमति स्थापित कर पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल के फेरबदल पर तैयार कर पाएंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए मना पाएंगे कि मंत्रिमंडल का फेरबदल तो करे लेकिन ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को टच न करे? ये विनोद तावड़े की एक सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन आज अखिलेश यादव ने क्या किया शिव जी? जयपुर में
आज उन्होंने जिन शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है, वो शब्द हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, उस तरह के शब्दों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन एक तरफ वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ पर इस तरह का हमला बोल रहे हैं। विपक्ष उतना आक्रामक तभी होता है शिव जी, जब उनको सत्ता की गंध, खुशबू कहते हैं उसको, सत्ता की खुशबू जब विपक्ष को आने लगती है ना, तब विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक होता है। तो क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और ये निश्चित तौर पर है। देखिए, ये निश्चित तौर पर कई तरह की बातें आप निकल कर सामने आइए। उत्तर प्रदेश फंसा हुआ कैसे है? लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार संगठन के बारे में कहते रहे, लगातार वो अपनी बात रखते रहे कि संगठन ढंग से काम नहीं कर रहा। एक बार तो पंकज चौधरी ने जवाब तक दे दिया कि भैया बीएलओ आपके हैं, डीएम आपके हैं, सरकार आपकी है। और अभी जो एसआईआर का आंकड़ा आया है, जहां तक मुझे ध्यान है कि उसमें मैं बता रहा हूं, जो आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ सीटों पर कटे हैं। सपा की सीटों पर जो कटे हैं वो बहुत गिनी चुनी सीटों पर कटे हैं, वो भी मैक्सिमम 20% कटे हैं। लेकिन भाजपा की 156 सीटों पर 30% तक वोट कटे हैं। तो ये भाजपा को सोचना पड़ेगा, क्या उत्तर प्रदेश का एसआईआर उल्टा होगा कि ऐसे नहीं मानोगे तो बेटे ऐसे मानोगे? मानना तो पड़ेगा, कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। ये मोदी और शाह का अड़ंगा है, ये किसी और का नहीं है। बड़े संकट में डाल देते हैं ये लोग, ये ऐसे संकट उत्पन्न कर देते हैं कि आपने देखा है कि एक रेबीज वाला कुत्ता जब किसी को काट लेता है तो कब वो असर करता है किसी को पता ही नहीं लगता, फिर 3 महीने बाद असर दिखता है। ये पॉलिटिक्स जो नई आई है वो उसी रेबीज की तरह हो गई है। असर कब दिखेगा आपको नहीं पता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे फिर सपा हो, सब में ऐसे ही दिख रहे हैं कि कल तक जो टिकट के दावेदार होता है वो दूसरे दिन फिर टिकट से ही दूर चले जाते हैं। आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में जो ये लेटर सामने आ रहे हैं, कल आनंद फानन में यूजीसी के सेक्रेटरी को हटा कर क्या ब्राह्मणों की नाराजगी कम हो जाएगी? जिसको हटाया है वो कौन सी जाति का है? नहीं, और एक और चीज है कि तब तक वो हटा इधर तो लोगों ने जोशी समझ के उनका ब्राह्मण में करना चाहा, तो इधर तब तक एक संदेश दे दिया। एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने एक पूरा लेटर लिख दिया। क्या क्या करोगे भाई? जब आपको सांस मिल रही हो, जब आपको अच्छी ऑक्सीजन मिल रही हो, तभी तो जिंदा रहोगे। आज योगी भी खुश हैं, कोई भाजपा का लोग नहीं बोल रहा है। आज पूरे विश्व की निगाहें इस्लामाबाद पर हैं इस समय। जो काम आज हमें करना था वो नामुराद भिखमंगा गरीब देश कर रहा है और हम चुपचाप खामोशी अख्तियार किए ये सब देख रहे हैं। क्या कहा जाएगा? ये सब जो नफरत, हिंदू मुसलमान, शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान और ये सब जो चला उसी का तो नतीजा है। ये कुछ और थोड़ी है। ये आपसे एक टाइम सब नफरत करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री जा रहे हैं उन देशों में, खाड़ी देशों में। अंतर है। तो संतोष जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठेगी ये अभी कुछ तय नहीं है, और किस करवट बैठने जा रही है। कई सवाल बड़े गंभीर हैं। मैं दर्शकों के पास भी एक सवाल छोड़ रहा हूं कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की ये बदली हुई राजनीति आप काफी समय से देख रहे हो। पीडीए का दौर अखिलेश यादव ला रहे हैं, मायावती जी बार बार अखिलेश यादव पर हमला कर रही हैं कि आपने दलित महापुरुषों का अपमान किया है। योगी आदित्यनाथ अपना राग अलाप रहे हैं, और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में भयंकर भूचाल आने वाला है, जब मोदी जी होंगे सहारनपुर में उत्तराखंड और दिल्ली हाईवे का उद्घाटन कर रहे होंगे। 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती है। मायावती जी लखनऊ में होंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में अखिलेश यादव की टीम जयंती मना रही होगी। तब भूचाल आएगा, तब पता लगेगा कौन है किसके साथ। और
कई बदले बदले नजारे नजर आएंगे और हमारे इतिहास में कई चीजें कही जाती हैं। 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, एक्सप्रेस वे उत्तराखंड से बना है और दिल्ली में खत्म होगा। ना तो दिल्ली से उद्घाटन हो रहा है, ना उत्तराखंड से उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन बीचों बीच में कहां से हो रहा है? सहारनपुर से। सहारनपुर दलितों के मामले को लेकर एक बड़ा शहर माना जाता है। मायावती का पहला उद्गम सरसावा विधानसभा से हुआ, उसी जनपद के रहने वाले हैं चंद्रशेखर, तो मोदी जी ने उसी जनपद को उसी दिन के लिए चुना है। अब ये सब फितरत है, कैसी है? या तो ये टाइम टाइम फिक्स होगी, जैसे नोएडा में अखिलेश यादव की रैली थी, उससे एक दिन पहले हवाई अड्डे का आधे अधूरे का निर्माण का उद्घाटन करा दिया। तो ये बड़ी जनता को समझने की जरूरत है कि आखिर एक ऐसी मेट्रो जिसका प्रधानमंत्री 3 बार उद्घाटन करे, इतना हमारा फ्री प्रधानमंत्री है। कई सवाल दर्शकों के समक्ष छोड़ के जा रहा हूं, हमें जरूर बताएं क्या ये सब चीजें होनी चाहिए इस देश में, या फिर विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, हेल्थ सिस्टम पर होनी चाहिए, या फिर कुछ और? हमें जरूर बताइए। संतोष जी, दो तीन चीजें हैं शिव जी, 2-3 चीजें हैं। कल राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। 14 तारीख को जब सहारनपुर में होंगे, हो सकता है बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाए, शायद दलित मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का लगातार आक्रामक होना, और कल जो विनोद तावड़े की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, उसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज 11 अप्रैल की तारीख है। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, ये 4 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।